Hello everybody, welcome back. So today we are going to cover economy. We'll try to cover it in 1.5 hours so that we could be easily well to do to revise the thing in quickest manner so that you could perform better in the examination. Okay, let's start right away. जीडीपी एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं. इसमें क्या है कि सबसे कुछ बेसिक्स ही इकोनॉमी के ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मेरा जो ज़्यादातर फोकस रहेगा वो बेसिक्स को डील करना रहेगा. जीडीपी ग्रो करी है, ये तो हमें सबको पता है. ठीक है. जीडीपी डिफरेटर की बात करेंगे. नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी होता है. ये रिवील करता है कि इंक्रीज इन जीडीपी दैट हैज हैपेंड ऑन द अकाउंट ऑफ हाइयर प्राइसेस रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट. मतलब प्राइसेस के कारण क्या इंक्रीज हुई है उसको शो करने के लिए जीडीपी डिफलेटर हम यूज़ करते हैं. सीएसओ ने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट के लाया 2008 में, जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे बेस्ड है. बेस ईयर भी 2011-12 है. चेंज करने की बात चल रही है बट अभी हुआ नहीं. एनडीपी के बारे में देखें, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में देखेंगे. एमपीआई के बारे में इस पर नीति आयोग ने एक पेपर रिलीज किया है. वो हमारे इंपॉर्टेंस के लिए नहीं है. हमारे क्या क्या पहली एमपीआई रिलीज हुई 2021 में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कि हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है हाउ मेनी आर पुअर. इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का मतलब है हाउ पुअर आर द पुअर. ठीक है. और एक अल्कायर फॉस्टर मेथड है जो कि दोनों चीज़ें इंसिडेंस और डेप्थ जैसे इंटेंसिटी दोनों चीज़ों को मेजर कर पाता है. ठीक है. इसके इंडिकेटर्स देख लेते हैं. इसका कोड है हेली, HELI. एच फॉर हेल्थ. हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोसेंट मोर्टेलिटी सारी चीज़ें आती हैं. ई फॉर एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लिविंग एंड LI फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है. इंडिया ने दो चीज़ें इंक्लूड करी है, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट. ठीक है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव ने 2010 से वो निकाल रहे हैं. एमपीआई इंडेक्स 2023 में भी निकाला है उन्होंने, और कहा है कि 1.1 बिलियन पीपल इन 110 कंट्रीज रिमेन मल्टी डायमेंशनली पुअर. ठीक है. ये 10 इंडिकेटर्स को ट्रैक कर पाते हैं. डीबीटी के बारे में देखेंगे. ये काय के लिए आया था, ये ट्रांसपेरेंसी और पिलफरेज जो हो रही थी उसको रोकने के लिए आ रही थी. ये चीज़ आई थी. नोडल एजेंसी कौन है? डीबीटी मिशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. और ये चैनल होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू. ठीक है. आधार मैंडेटरी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देखेंगे. इसमें भी लखपति दीदी स्कीम आई थी जिसमें 2 करोड़ औरतों को लखपति बनाने की बात की गई है. माइक्रो इंटरप्राइज बनानी है इसके अंतर्गत. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसमें काम कर रहा है और 1 लाख पर एनम उनको अर्निंग देने की बात की जा रही है. इसमें प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग, ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग डोंट अमंग बहुत सारी चीज़ें और भी सिखाई जाएंगी औरतों को. SHG जो होता है वो विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कमेटी होता है जो कि वॉलंटरी होता है. 10 से 12 लोकल वुमेन होती हैं इसमें. 10 से 20 लोकल वुमेन होती हैं. 1.2 करोड़ SHGs हैं अभी इंडिया में. जैसे कहीं कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, कुदुम्बश्री केरला में है, जीविका इन बिहार, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में और लूम्स ऑफ लद्दाख. और भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे डे NRLM है 2011 का. ठीक है. स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है 2016 का. ठीक है. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP 2011 का है. DDU GKY है 2014 का. ऐसी ही चीज़ें हैं बस. SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट. ये SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट क्या है? सेविंग्स लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है. ये नाबार्ड ने लॉन्च किया था 1982 में. कंपोनेंट्स क्या है इसके? ट्रेनिंग करना है, सेंसिटाइजेशन करना है ब्रांच बैंक मैनेजर्स को, training and positioning of bank Sakhi at rural bank branches, initiative community based repayment mechanism that is CBRM. ये रूरल ब्रांचेस में लगाना है. क्रेडिट लिंकेज भी लेके आने. इसके अभी फेजेस चल रहे हैं. ठीक है. थर्ड फेज अभी चल रहा है 2012 से 2000 अब तक चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ ये. माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया का एक रिपोर्ट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के द्वारा आया है. बस इतना ही जानना है. फिस्कल पॉलिसी देखेंगे हम. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-24. ठीक है. थीम इसका क्या है? रेवेन्यू डायनामिक्स और फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स का थीम है.
ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो स्टेट का डिक्लाइन किया है फ्रॉम 31% टू 27.5%। ठीक है। स्टेट का कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो वो भी डिक्लाइन किया है। ठीक है। टैक्स पॉलिसी क्या होता है? टैक्स पॉलिसी होता है कि रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स टू चेंज इन नेशनल इनकम। जीडीपी या नेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कितनी बढ़ रही हैं, वो टैक्स पॉलिसी होता है। एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि डेट टू जीडीपी रेशियो सेंटर और स्टेट का 60% होना चाहिए बाय 2023। ठीक है। कंप्राइजिंग 40% ऑफ सेंटर एंड 20% फॉर स्टेट। कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग एस्केप क्लॉज जो कि डेविएशन में हेल्प करेगी। डेविएशन के टाइम पे आपको लिटिगेशन में नहीं फंसाएगी। स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 आई थी, यूनियन बजट 2023-24 में दी गई थी। ये 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं अप टू 1.3 लाख करोड़ टू स्टेट्स। टोटल 8 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो जनरल एलोकेशन है वो लार्जेस्ट है, उसमें 1 लाख करोड़ का चीज़ है। इसके अदर पार्ट्स क्या क्या हैं? इंसेंटिव फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, फाइनेंस रिफॉर्म्स इन अर्बन लोकल बॉडीज, हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल विद इन द पुलिस स्टेशन एरिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स। ठीक है। ये बाकी के जो 30,000 करोड़ हैं वो लिंक्ड हैं या वो बाउंड फंड्स हैं। ठीक है। और पार्ट 1 जो है वो एलोकेट किया गया स्टेट्स को इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज अवॉर्डेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। पब्लिक डेट की बात करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक एनुअल आर्टिकल 4 निकाली है जो कि आईएमएफ जनरली बायलैटरल डिस्कशन मेंबर्स के साथ होल्ड करता है, उसी के बेसिस तो आर्टिकल 4 का रिपोर्ट निकाला है। ठीक है। इंडियन ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, ये आईएमएफ कह रहा है। पब्लिक डेट किस तरीके से आती है? इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट में क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कौन से आते हैं? जीसेक, टी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स। इंटरमीडिएट टी बिल सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ये नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसीज सच एज आईडीए, आईबीआरडी एंड एडीबी। सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक डेट 57.1% ऑफ जीडीपी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है वो जो जनरल गवर्नमेंट का डेट है वो 81% है। ठीक है। जनरल गवर्नमेंट के डेट में सेंटर, स्टेट और यूटी सब आते हैं। इंटरनल डेट 94.6% है पब्लिक डेट का, यानी इंटरनल डेट हमारा ज़्यादा है, एक्सटर्नल डेट कम है। ठीक है। अब हम देखेंगे ऑफ बजट बोरोइंग्स। ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होते हैं? ये वो बोरोइंग्स होती हैं जो कि बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होते लेकिन बजटरी रिसोर्सेज से इनको फुलफिल किया जाता है या रीपेमेंट की जाती है। ये फिस्कल इंडिकेटर्स में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। OBBs आर नॉट टेकन बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली बट बाय अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स डिस्क्रिशन। ठीक है। आगे हम देखेंगे करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। इसमें अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसफर पेमेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा टर्म्स में आता है। तो ये रिसीट्स हैं जो कि रिसीव किए जाते हैं बाय रेजिडेंट फॉर फ्री विदाउट एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट इन रिटर्न, इंक्लूड्स रेमिटांसेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ठीक है। ये अपना पूरा का पूरा चार्ट है, पॉज करके देख लिएगा। रिलेटेड सिक्योरिटीज की बात करेंगे। सेंट्रल बोरो करेगा 6.5 ट्रिलियन फ्रॉम द मार्केट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। G6 क्या है? ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स व्हिच एक्नॉलेजेस द गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन। G6 कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है। इसीलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। डेटेड G6 आर सिक्योरिटीज व्हिच कैरी अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट। ठीक है। इसका जनरली जो टर्म होता है वो 5 to 40 ईयर्स होता है और इसको हाफ ईयरली बेसिस पे इसका इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स क्या है? ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय सेंटर इन 3 टेनर्स, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ठीक है। दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज क्योंकि इसको डिस्काउंट पे दिया जाता है और मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू पे रिडीम होता है। कैश मैनेजमेंट बिल्स सिमिलर टू टी बिल्स हैं लेकिन उनकी मैच्योरिटी जो 91 डेज से कम होती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट की जो डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। ठीक है। G6 कैसे इशू होते हैं? आरबीआई इशू करता है थ्रू ऑक्शन ऑन इकोबे प्लेटफॉर्म। पार्टिसिपेशन कौन कौन करेगा? ऑलमोस्ट सारे कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक करेगा, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करेगा, प्राइमरी डीलर्स करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी करेगा,
लेकिन एक और चीज़ अगर आप ध्यान दें तो शेड्यूल रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं कर रहा है इसे, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कर सकता है। एक क्वांटिटेटिव लिमिट होगी एफपीआईज पे थ्रू शेड्यूल बैंक और प्राइमरी डीलर और स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज। आरबीआई कंडक्ट करता है ओएमओज टू एडजस्ट द रुपी लिक्विडिटी कंडीशंस टू। जो बॉन्ड यील्ड होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस है, अगर यील्ड बढ़ेगा तो प्राइसेस कम होंगी और प्राइसेस बढ़ेंगी तो यील्ड कम होगा, ठीक है। 50 जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था अभी, जिसमें 28% ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोज पे लगा दिया गया है जीएसटी। 28% टैक्स अप्लाई होता है जैसे ही तुम पैसा उसमें डालोगे, आई मीन उस गेम में तुमने पैसे इन्वेस्ट करे सबसे पहली बार, इनिशियल अमाउंट जो आपने एंट्री में डाली उस पर ही 28% लगेगा, यानी 100 रुपये डाले तो 28 रुपये कट जाएगी। नॉट ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ ईच बेट प्लेस्ड। अब बार बार बेट लगा रहे हो, बार बार ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो, बार बार थोड़े ना तुम्हें पैसे लगेंगे। ये दोनों गेम्स को जो स्किल और चांस दोनों पे बेस्ड है उन दोनों गेम्स को कवर करता है। ये टीडीएस है ऑफ एक टीडीएस भी कटती है, 30% डिडक्ट होती है। जब भी विन करोगे तब 30% तुम पे करोगे, ठीक है। टैक्स ऑन ऑफशोर गेमिंग फर्म्स। ऑफशोर गेमिंग फर्म्स को रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी अथॉरिटीज पे टू पे द टैक्स टू ऑफर देयर सर्विसेज टू इंडियन गेमर्स। अमेंडमेंट टू इंटीग्रेट जीएसटी एक्ट 2017 भी होगा इसी के लिए। गेम ऑफ स्किल क्या होती है कि आपकी एक्सपर्टीज पे काम कर रही हो। गेम ऑफ चांस क्या होता है कि रैंडम इवेंट्स पे काम कर रहा हो, ठीक है। नेशन वाइड जीएसटी केल का टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे आया था। प्रतिदिन क्या है, सीबीआईसी का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है जीएसटीज का, ठीक है। एक सेकंड, नाउ वी हैव कुछ चीजें हमें देखनी है। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है। सेंट्रल जीएसटी है वो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन इंट्रा स्टेट सेल, और रेवेन्यू जो है इक्वली शेयर हो जाती है सेंट्रल स्टेट के बीच में। स्टेट जीएसटी भी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल, रेवेन्यू इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट जीएसटी जो आईजीएसटी होती है वो कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल, और ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स पे इसको स्टेट्स को बांटी जाती है। जीएसटी नेटवर्क क्या है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये आईटी बैकबोन है जीएसटी के लिए। जीएसटी हैज अप्रूव्ड द कन्वर्जन ऑफ जीएसटी एंड इनटू गवर्नमेंट कंपनी, हेंस 100% ऑफ शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ज्वाइंटली 50% यूनियन गवर्नमेंट का और 50% स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज का, ठीक है। जीएसटी एटी क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 में बनी थी। ये फोरम है सेकंड अपील इन जीएसटी लॉज एंड द फर्स्ट कॉमन फोरम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई जीएसटी पे विवाद हो गया तो उसको सॉल्व करने के जीएसटी एटी में आ सकते हैं आप, ठीक है। चेंज इन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ जीएसटी एटी, इसमें एडवोकेट जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो जुडिशियल मेंबर के तौर पे इसमें अपॉइंट होंगे, और उनको एक्सपर्टीज इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी होना चाहिए। मिनिमम एज क्या है, 50 साल, और एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंट 67 से 70 साल, और मेंबर के लिए 65 से 67 साल है। जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे, ये स्टैब्लिश की गई प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 279A के अंतर्गत। चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, और मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, ये सारे लोग हैं। डिसीजन मेकिंग में 3/4 जो है वो मेजोरिटी चाहिए, और 33% जो वोट्स है वो सेंटर के पास है। टैक्स बेस को वाइडन करने की बात की गई है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो रेशियो होती है जिसमें टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स का ऑफ अ कंट्री कंपेयर टू कंट्रीज जीडीपी, ठीक है। की स्टैटिस्टिक्स क्या है अभी कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज किया है 121.18% से, ठीक है, सिंस 2013-14। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो रोज 5.62%, ठीक है, सिंस 2013-14, और डायरेक्ट टैक्स फ्लुएंसी एट 2.52 वाज हाईएस्ट इन लास्ट 15 इयर्स, ठीक है। एंजल टैक्स क्या है, ये टैक्स लेवी होती है ऑन कैपिटल बेस्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटर जनरेशन एंड यूज ऑफ अनअकाउंटेड मनी, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए मॉस्पी ने एक ड्राफ्ट बना ली है। ये क्या है, ये पॉलिसी रीइंफोर्स करती है यूनाइटेड नेशन की फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को। इसको इंडिया ने 2016 में अडॉप्ट किया था, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का, मॉस्पी नोडल एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्टेट में नोडल एजेंसी होता है।
ये जो स्टैटिस्टिक है ये एंट्री 94 ऑफ यूनियन लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 45 में है। अब लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे देखते हैं। PLFS का अभी डेटा रिलीज हुआ है, तो LFPR इंक्रीज हुआ है 55.2% टू 57.9%। इसमें मेल जो है वो लगभग 75% प्लस है और फीमेल अभी भी 35% प्लस है। ठीक है, ये NSSO निकालता है इसे। इसमें दो चीजें होती हैं, करंट वीकली स्टेटस नापता है और यूजुअल स्टेटस नापता है। करंट वीकली स्टेटस में अर्बन एरियाज में केवल नापी जाती है और इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स पे क्या हो रहा है, और यूजुअल स्टेटस पूरे साल का होता है और बोथ रूरल और अर्बन एरिया में मेजर किया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि LFPR और WPR किसी का भी केस अगर देखा जाए तो वो ट्रेंड में इंक्रीज ही किया है अगर आप देखें तो, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है। सो इट इज कम्प्लीटली फेवरेबल। 3.2% की अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। PLFS फाइंडिंग ऑन जेंडर पे गैप, इनमें जेंडर पे गैप भी देखा गया है। मेन हमेशा से वुमेन से ज्यादा कमा रहे हैं और जो मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है वो उसको लगभग 3 गुना वो ज्यादा वुमेन से कमा रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर रूरल वुमेन इंक्रीज किया है। क्यों इंक्रीज किया है? बिकॉज एग्रीकल्चर में वो पार्टिसिपेट कर रही है। एवरेज आवर वर्क पर वीक फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन हैज फॉलन। ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वुमेन इन लेबर फोर्स क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है अभी। स्वेरिज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल है ये। इन्होंने यू शेप रिलेशनशिप बताई है डेवलपमेंट प्रोसेस में। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पहले डिक्लाइन करता है फिर राइज करता है। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज हाई फॉर द पुअरेस्ट कंट्री, जैसे इज हाई इन एग्रीकल्चर, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा औरतें पार्टिसिपेट करती हैं तो वो एग्रीकल्चर में हाई होता है, फिर लो हो जाता है मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रेंट। ठीक है, और फिर जो है वो हाई इनकम कंट्रीज में बढ़ती क्यों है? बिकॉज सोसाइटी की सर्विसेज हो जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाता है, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, एक्सपेंडिंग एजुकेशन के कारण वो हाई इनकम कंट्रीज में बढ़ती हैं। गोल्डन का यू कर्व बताता है कि कोई भी कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं है बिटवीन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, गिग इकोनॉमी की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर जो कि जोमेटो, स्विगी, ओला ऐसे पे काम कर रहे हैं। नॉन प्लेटफॉर्म वाले जो अपने ही धुन में अपने ही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019 है, वो यूनिवर्सल मिनिमम वेज की बात कर रहा है। ठीक है, लिविंग वेज की बात नहीं कर रहा है, ये बात हमें याद रखनी होगी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भी है जिसमें कि गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में उन्हें डिफाइन भी किया गया है गिग प्लेटफॉर्म्स को। राजस्थान स्टेट पहला स्टेट है जिसने गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बिल लाया है। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICRR यूज किया टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी इन सिस्टम। ठीक है, अब ये CRR और ICRR कहाँ है? ये RBI एक्ट 1934 में ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे लगते हैं, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक बैंक। ठीक है, ICRR जो है ये इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, ICRR कैसे अप्लाई होता है? तो NDTL अगर 100 रुपीज है तो एप्लीकेशन ऑफ CRR पे वो 4.5% जाएगा, और फिर अगर नया NDTL 150 रुपये हो गया यानी लिक्विडिटी सरप्लस हो गई है तो उसका 4.5% टोटल का 6.75 रुपीज जाएगा RBI के पास, और जो इंक्रीज हुई है 50 उस पे ₹5 लग जाएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ ICRR 10% पे था। टोटल 11.75% पार्क करनी होगी इंस्टेड ऑफ 4.5%। इनके रीजंस क्या है? लिक्विडिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई थी, अभी सस्टेन्ड फॉरेन इनफ्लोज आया था, 2000 का नोट विड्रॉ किया गया है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल SDF है जिसमें लिक्विडिटी अब्सॉर्ब की जाती है विदाउट एनी कोलैटरल। ठीक है, वेज मीन्स एंड एडवांसेस क्या? टेम्पोररी लोन फैसिलिटी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम RBI। सरप्लस ट्रांसफर बाय RBI 87,000 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करेगा RBI। RBI इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स। RBI को इनकम टैक्स तो लगती नहीं है और जो भी चीजें हैं वो सरप्लस अमाउंट में आती है, तो RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत उसे एलोकेशन करनी पड़ेगी। मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशन और रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बाय विमल जलान कमेटी सरप्लस को ट्रांसफर करना है। ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लिबोर से ट्रांसफर हमें ट्रांजिशन करनी है।
क्योंकि अभी लिबोर को फेज आउट किया जा रहा है और मिफोर को भी, ठीक है। मिफोर जो है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क प्रेजेंटली पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अब कहा जा रहा है कोई भी नया ट्रांजैक्शन वो यूएस डॉलर के लिबोर और मिफोर पे नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कुछ लार्ज बैंक्स मैनिपुलेट कर रहे थे रेफरेंस रेट्स को। रेगुलेशन क्या है? बिफोर 2014 लिबोर वाज एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन, बाद में यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसी करती थी। लिबोर कैलकुलेट की जाती थी 5 करेंसी में पहले, उसके बाद यूएस डॉलर लिबोर आ गया, ठीक है, उसको रोल बैक करनी है। इंडिया अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स पे मूव करेगा। देखो फॉल बैक क्लॉज क्या होता है कि वो एग्रीमेंट होती है फॉर रिवाइज कंसिडरेशन व्हेन रेफरेंस इज नो मोर पब्लिश्ड, ठीक है। जब पब्लिश नहीं होती रेफरेंस रेट तब आप कौन से परसेंट पे आप चीजों को क्रेडिट को लेंगे या देंगे, उस बेसिस पे फॉल बैक क्लॉज होता है। पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट देख लेते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने अभी इनोवेशन हब ऑर्गेनाइज किया था G20 टेक स्प्रिंट, ठीक है। इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में आपको टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है उसके बारे में बता रहा था। इसमें सिंपल क्रॉस बॉर्डर बैंक भी होता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूजिंग कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक भी होता है, ठीक है। आरबीआई की पेमेंट विजन 2025 तक आई है और NIPL जो है वो क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई में हेल्प करता है। अभी सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल और भूटान ने एक्सेप्ट कर लिया यूपीआई को। सेबी के बारे में देख लेते हैं। इसने लॉन्च किया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें रिड्यूस करना रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर इन इवेंचुअलिटी ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस एट द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड। ट्रेडिंग मेंबर्स एंड पे अगर टेक्निकल ग्लिच आने के कारण अगर कोई इन्वेस्टर जो रिस्क फेस करता है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाई गई है। ये डेवलप किया गया है जॉइंटली बाय NCDX, MCX, NSE, BSE। सेबी जो एस्टैब्लिश होता है 1988 में, स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बनता है, ठीक है। 9 मेंबर्स होते हैं इसके, चेयरमैन प्लस 4 फुल टाइम मेंबर, 5 टाइम मेंबर, जिसमें से एक बोर्ड मेंबर अपॉइंटेड बाय RBI एंड 2 बोर्ड मेंबर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 5 मेंबर बाय सेंटर। क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, कैन रेगुलेट एनी मनी पूलिंग स्कीम वर्थ ₹100 करोड़ और मोर। टाइमलाइन IPO के लिए भी टाइमलाइन T+3 में चल रहा है, ऐसे स्क्रिप्ट्स के लिए हम लोग T+1 पे चल रहे हैं। BRSR कोर फ्रेमवर्क क्या है? सेबी ने BRSR कोर फ्रेमवर्क निकाला है, ये ESG डिस्क्लोजर्स के लिए है। ESG क्या एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहा है रिस्क और अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू ESG क्राइटेरिया, ठीक है। BRSR कोर क्या है? वो सबसेट है BRSR का जो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। सेबी इसके अंतर्गत डिफाइन करता है ESG डिस्क्लोजर को स्टैंडर्डाइज मैनर में। डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग क्या है? ये इलीगल है पहली बात तो, इनफॉर्मल ट्रेडिंग है। ट्रेडर्स बेट करते हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट को विदाउट इनकरिंग अ रियल ट्रांजैक्शन टू टेक फिजिकल ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक एज इज डन इन द एक्सचेंज। सिंस देयर आर नो प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है इसलिए इसको डब्बा ट्रेडर को टैक्सेशन से बच जाते हैं, ये इसलिए इलीगल है। ये ऑफेंस है अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956। FPOs के बारे में देखेंगे अंडर सेबी पोर्टफोलियो रेगुलेशंस 2019 के अंतर्गत ये रेगुलेट होते हैं FPIs। इसका लेजिस्लेटिव प्रोविजन और भी है, फेमा और PMLA के अंदर भी रेगुलेट होते हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट्स है वहाँ पे। डिफरेंसेस क्या है? एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, ये पॉज करके देख लेना है। अब सर्कमवेंशन ऑफ प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशन। PN3 रिक्वायर करता है कि एंटिटी ऑफ अ कंट्री को जो शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद इंडिया कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट, ठीक है। PN3 does not apply to FPI investment. The FPI route could potentially be misused to circumvent the stipulation of PN3.
सेबी की कुछ और प्रपोजिशन भी आए हैं कि आपको इनहांस ट्रांसपेरेंसी के लिए सारे ओनरशिप वगैरह को बताना पड़ेगा आपको, एफपीआई को, और एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज भी बताना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डेट मार्केट के बारे में देख रहे हैं। कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड अभी सेबी ने रिलीज किया है, उसके लिए फ्रेमवर्क। सीडीएमडीएफ क्या है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, वो परचेज करेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस। ये मार्केट स्ट्रेस के टाइम पे सीडीएमडीएफ काम करेगा, ये एआईएफ एक तरीके का। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? ये प्राइवेटली पूल्ड फंड है जो स्टैब्लिश करते हैं ऑन कॉर्पोरेट इन इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करने के लिए ये प्राइवेटली पूल्ड फंड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस डेट मार्केट फेसेस रिडम्पशन प्रेशर्स इन द ओपन मार्केट, उस समय सीडीएमडीएफ काम करेगा आके। आरबीआई का लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर बैंक जैसे करते हैं वैसे ही ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट के लिए करेगा। कंट्रीब्यूशन क्या है? इसके जो फंड होंगे वो शैल बी मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो फंडिंग है वो यहाँ पे आ सकती है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की 15 साल के लिए अभी बनाया गया है। बॉन्ड क्रेडिट मार्केट या फिक्स्ड इनकम मार्केट इज कलेक्टिव नेम गिवन टू ऑल ट्रेड्स एंड इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। ब्रॉडली गवर्नमेंट डेट मार्केट कहलाता है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट कहलाता है। रेगुलेशन सेबी का जरिस्डिक्शन जो है वो कॉर्पोरेट डेट मार्केट पे है, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट डेट मार्केट और प्लस मनी मार्केट पे आरबीआई का रेगुलेशन है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंडिया का एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 17% है, जो कि एशियन कंपनीज में एशियन कंट्रीज में सबसे बेहतर है। साउथ कोरिया की 80%, मलेशिया 50% और चाइना 40% है। इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड देखते हैं हम, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने अभी गाइडलाइन निकाली है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड के बारे में, ठीक है। आईपीएफ क्या है? आईपीएफ की स्टैब्लिशमेंट सारे स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी करेंगे, आईपीएफ बनाएंगे, ठीक है। और डिपोजिटरी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट करता है डिपोजिट, जैसे जो डीमेट अकाउंट जिसके अंदर खुलती है ना वो डिपोजिटरीज होते हैं। सीडीएसएल और एनएसडीएल है, दो डिपोजिटरीज है हमारे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आईपीएफ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू सेपरेट ट्रस्ट, ट्रस्ट के द्वारा एडमिनिस्टर होगा, ठीक है। सेग्रीगेटेड फंड्स आएंगे इसमें। फंड इन द आईपीएफ आर वेल सेग्रीगेटेड, आईपीएफ इज इम्यून फ्रॉम एनी लायबिलिटीज। अब प्रोटेक्शन फंड है तो वो खुद वाला लायबिलिटी कैसे फेस कर सकता है। कंट्रीब्यूशन आईपीएफ के लिए क्या होगी? 1% ऑफ लिस्टिंग फी। आईपीओ जब बनाते हैं उसमें लिस्टिंग कराने के टाइम पे 1% उसकी फी जाएगी उसके लिए। और लेजिस्लेट इन्वेस्टमेंट क्लेम और डिफॉल्ट ट्रेडिंग मैनेजर्स के करतूतों के टाइम पे ये प्रोटेक्ट करेगी। डिपॉजिटरी के 5% प्रॉफिट्स जाएंगे। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए काम करेगा ये। इन्वेस्टर सर्विसेज फंड की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देंगे टू इन्वेस्टिंग पब्लिक, जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, डिसेमिनेशन ऑफ कंपनीज इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें होंगी। 20% ऑफ लिस्टिंग फी जो आईएसएफ रिसीव करेगा वो इसमें जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टर सर्विसेज फंड में। इसकी सुपरविजन रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी के द्वारा होगी, ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी क्या है। रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी है 7 कमिटीज, वन ऑफ द 7 कमिटीज फॉर मार्केट इंफ्रा स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एमआईआई क्या है? फाइनेंशियल एंटिटी है जो प्रोवाइड करती है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग डेली ऑपरेशन इन स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी और क्लियरिंग हाउस, ठीक है। आईएसएफ की यूटिलाइजेशन एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इसका 50% खर्च होगा। अब एक और चीज है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। अब ये तो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ने बनाई, लेकिन जो आईपीईएफ है इससे सेबी ने बनाया था 2009 में, ठीक है। ये यूटिलाइज करती है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये फंड होती है बाय सेबी, ग्रांट्स और डोनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, ये सेबी ने अभी इसके बारे में बताया है। और इशुएंस ऑफ जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स होते हैं इसमें। जेडपी क्या है कि एनपीयू के द्वारा जो रजिस्टर्ड है एसएससी पे वही इसको जारी कर सकता है, ना ही ये इंटरेस्ट देता है ना ही रिटर्न करता है प्रिंसिपल, ठीक है।
सोशल इम्पैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी जहाँ चाहिए इन्वेस्ट हो सकती है? ये सोशल एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगी, स्पेशली जो इरेडिकेट करते हैं वो हंगर, पावर्टी, मालन्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, एजुकेशन को प्रमोट करते होंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करते होंगे, स्लम एरिया डेवलपमेंट में हेल्प करते होंगे, दैट एटसेट्रा। इसमें सोशल एंटरप्राइज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 67% ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 ईयर एवरेज ऑफ रेवेन्यू खर्च हो सोशल एक्टिविटीज में, या 67% ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 ईयर एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर उनमें खर्च हो, और मेंबर ऑफ टारगेट पॉपुलेशन टू होम एलिजिबल एक्टिविटी हैव बीन प्रोवाइडेड constitute at least 67% of immediately preceding 3 year average of total consumer base। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। अभी रुपी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लगभग 80-81 रुपए हो गया था। ये नीर और रीर एक बार पॉज करके देख लेंगे। हम लोग मैनेज फ्लोट में चल रहे हैं अभी। ग्रीशम्स लॉ क्या है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ठीक है, बैड ड्राइव्स आउट गुड, ये याद रखना है। It causes undervalued currency to go out of circulation and overvalued currency remains in circulation but it does not find enough buyers। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में देखेंगे। इसके 4 अभी पिलर्स हैं: टैक्स रेमिशन, ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन, प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के बारे में देखेंगे इमर्जिंग एरियाज में। अभी देख लेते हैं कौन अब हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जगह है, डेस्टिनेशन है। इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो $2 ट्रिलियन का है गुड्स एंड सर्विसेज में 2030 तक। टाइम याद रखना है। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन कौन से? पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया का टॉप इम्पोर्ट सोर्स नेशन कौन कौन सा है? अभी इम्पोर्ट कहाँ से सबसे ज्यादा कर रहे हैं? तो चाइना से कर रहे हैं, फिर यूएई से कर रहे हैं, फिर यूएसए से कर रहे हैं। इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ आते हैं? यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चाइना। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी एफटीपी 2023। नेशनल कमीशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ की ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2017 में आई थी टू एड्रेस द इशू ऑफ रेड टेप अक्रॉस द बॉर्डर। अब बहुत सारे हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। डीजीएफटी ने निर्यात बंधु स्कीम लाया, ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ई सीओ आया, क्यूआर कोड के थ्रू यूज करेंगे। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस बनाई गई, जो 750 करोड़ से ज्यादा की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें गुड इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, कंट्री से बाहर नहीं जाएगी। पेमेंट हो सकता है कि वो फॉरेन में भी हो जाए और इंडियन रुपी में भी हो जाए। ठीक है, ये गुड्स जो है वो सोल्ड होगी इंडिया में ही उस इंसान के पास जो लाइसेंस रखता है इन चीजों के एक्सपोर्ट का। बनेंगी इंडिया में और इंडिया में ही इंपोर्ट हो जाएंगी उस जगह पे जिसके पास लाइसेंस होगी। जो सेलर जो सेल कर रहा है गुड्स को एक इंपोर्ट लाइसेंस के खिलाफ, वो डीम्ड एक्सपोर्टर कहलाएगा, और बायर जो डीम्ड इंपोर्टर कहलाएगा। दूसरी इनिशिएटिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए क्या आई है? माई स्कीम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। एडवांस ऑथराइजेशन है जिसमें कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगी बेसिक कस्टम ड्यूटी से, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये सारी चीज से आपसे बचाई जाएगी। स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, रॉडटेप स्कीम है। इसमें रिफंड करना है करंटली अंडर रिफंडेड ड्यूटीज टैक्स लेवीज एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल बोर्न ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ये नोटिफाई किए गए थे बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, स्कोमेट लिस्ट की देख लेते हैं। स्कोमेट लिस्ट क्या होता है? ये इंडिया के नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है। ठीक है, स्कोमेट आइटम जो है वो आर रेगुलेटेड अंडर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005। ये एक्सपोर्ट के लिए परमिट नहीं है, इनको बस इंपोर्ट किया जा सकता है। ये सारे इसमें चीजें आती हैं, इसको पॉज करके देखनी होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्रीज के साथ है अभी। बीआईटी क्या है? रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है फॉर अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टमेंट बाय नेशनल एंड कंपनीज ऑफ वन स्टेट इन अनदर स्टेट। जैसे यूएई के साथ हमने बीआईटी करी है। एफटीए क्या है? वो ट्रीटी है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स ट्रेड बैरियर्स। ये गुड्स और सर्विसेज को कवर करती है। ये आईपीओ के लिए भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए भी हो सकती है। इंडिया ने अब तक 13 एफटीए साइन किए हैं। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स
WTO ने अभी कंसर्न जताई है कि ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहा है। 2015-2022 तक बहुत ज्यादा 9 फोल्ड बढ़ चुके हैं। टैरिफ बैरियर होते हैं जिसमें कॉस्ट होता है, और नॉन टैरिफ बैरियर्स में कॉस्ट डायरेक्टली नहीं होता, बट उनमें हिडन कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। 16 टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर अभी UNCTAD ने क्लासीफाई करा है। टेक्निकल बैरियर, नॉन टेक्निकल बैरियर्स, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, ये सारी चीजें हैं। 80% ऑफ इंडियाज ट्रेड इज सब्जेक्टेड टू नॉन टेक्निकल बैरियर्स। अब UNCTAD ने रिलीज किया ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। UNCTAD की जेनेसिस UN असेंबली 1964 में हुई थी। इंडिया इसका मेंबर है। WTO, two main ways to settle a dispute in WTO is parties find a mutually agreed solution or through adjudication, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एट WTO, ये 2017 में लॉन्च किया गया था डेवलपिंग और लीस्ट WTO मेंबर के द्वारा। इसमें इंडिया नहीं है। डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस WTO ने डिफाइन नहीं किया है, बट कंट्री खुद से वॉलंटरली यूज करे, इसलिए चाइना में भी यूज करता है। ब्रिक्स जो है वो नई करेंसी बनाने की सोच रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए। रेमिटांसेस की देख लेते हैं। न्यूज में क्या माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ आया है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इससे रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। तो ग्लोबल रेमिटांस 860 बिलियन का है 2023 में। रेमिटांसेस जो है वो सेकंड मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की आफ्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट। IBRD की देख लेते हैं। IDA ये सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 एलिमेंट्स हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटांसेस स्कीम LRS की बात करते हैं। इसमें $2.5 लाख की लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च। इसमें क्रेडिट कार्ड से आप जो खर्च कीजिएगा वो LRS पे काउंट होगा। Until now प्रोविजन इन FEMA रूल्स 2000 एक्सक्लूड करता था इंडियन रेजिडेंट का क्रेडिट कार्ड का यूज, लेकिन अब उसे काउंट किया जाता है। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पहले से ही काउंट हो रहा है। ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स कैन फ्रीली लिमिट अप टू $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। Individual require RBI का prior permission, not available to corporate, partnership firms, TU, HUF or trust. Remittances can be made in any freely convertible foreign currency. True. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करेंगे हम। रेटिंग एजेंसी मूडी ने इंडिया का Baa3 पे रखा है अभी हमारा जो बॉन्ड्स है उसको। बहुत सारे क्राइटेरिया जिसपे क्रेडिट वर्दिनेस जांची जाती है। पॉलिटिकल रिस्क, टैक्सेशन, करेंसी वैल्यू और लेबर लॉस। सॉवरेन रिस्क भी एक फैक्टर प्ले करता है। सेबी रेगुलेट करता है सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। अभी 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। क्राइसिल, केयर, इकरा, एक्यूट, ब्रिकवर्क, इंडियन राफ्टिंग एंड इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। इंक्रीज इन IMF कोटा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने IMF कोटा बढ़ाने की बात कही है। 50% कोटा इंक्रीज करने की बात कही है मेंबर्स की। कोटा बिल्डिंग ब्लॉक है IMF की फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की। कोटा डिनोमिनेट होती है SDR में, नॉट इन करेंसी। कोटा डिनोमिनेटेड इन SDR, नॉट इन करेंसी। रिसोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेंबर, वोटिंग पावर इन IMF डिसीजन, अमाउंट ऑफ लोन्स अ मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द IMF, ये सारी चीजें डिटरमाइन करने के लिए होती हैं। इंडिया का 2.75 का कोटा है और 2.63% का वोटिंग है अभी। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर देखेंगे। एग्रीकल्चर में क्या है कि अभी CCA ने अप्रूव किया यूनिक पैकेज फॉर इनोवेटिव स्कीम्स इन फॉर फार्मर्स। इसमें क्या है, PM प्रणाम है। इसमें इंसेंटिवाइज करना स्टेट ड्यूटीज टू प्रमोट ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। गोवर्धन लॉन्च हुई थी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत। ये जनरेट करना है वेल्थ और एनर्जी फ्रॉम कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड आई गई है अभी, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड कह रहे हैं। यूरिया गोल्ड ज्यादा इकोनॉमिकल और एफिशिएंट है क्योंकि ये स्लो रिलीज करता है नाइट्रोजन को, और सल्फर कोटिंग उसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलाता भी है। तो यूरिया सब्सिडी जो 2025 तक बढ़ा दी गई।
बी देख लेते हैं, फर्टिलाइजर प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्लासीफाई होता है। प्राइमरी कौन कौन से हैं? प्राइमरी वो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो अप्लाई करते हैं टू सॉइल सच एज नाइट्रोजनस, यूरिया, फॉस्फेटिक, डीएपी, पोटेशिक, एमओपी। सेकेंडरी फर्टिलाइजर इंक्लूड करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड करता है आयरन, जिंक, बोरोन, क्लोराइड। फॉस्फोरस सेक्टर क्या है कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉस्फोरस का, जो कि हमारे पास है नहीं, और ये वेस्ट अफ्रीका के कैडमियम लैडेन डिपॉजिट से मंगाते हैं हम लोग। हमारे पास केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये अवेलेबल है। फॉस्फोरस को एग्जिस्ट करता है कैडमियम के साथ, तो उसे एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है। वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे मोरक्को, सहारा, चाइना, अल्जीरिया के पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल है इस चीज़ का। माइनर इरिगेशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक रिपोर्ट लाई है अभी, 6th सेंसर रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। पहला इरिगेशन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था, और रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1993 में। क्लासिफिकेशन क्या है? मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन। मेजर में कल्टिवेबल कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, मीडियम में 10,000 से लेकर 2,000 हेक्टेयर तक हो, और माइनर में 2,000 हेक्टेयर से कम हो। माइनर इरिगेशन सबसे ज़्यादा बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को सोर्स मान के अपना काम करता है, और मेजर और मीडियम जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है। 1.42 million in minor migration schemes are increased compared to 5th census। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, BBSSL देख रहे हैं हम, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत 2002 में, उसके एक्ट 2002 के अंतर्गत ये बनाया गया है। ठीक है। और ज्वाइंटली प्रमोट किया जाता है इफको, क्रिब्को, नाफेड, एनडीडीबी और एनसीडीसी के द्वारा। BBSL और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं ये प्ले कर रहे हैं रोल इन शोइंग द वेल्थ ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। सीड सर्टिफिकेशन स्कीम देखते हैं। साथी पोर्टल लाई गई है, इसमें ए वाला, सिंगल ए वाला पोर्टल है। एक और साथी पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का है ये। ठीक है। इसमें सीड्स जो है उसकी ऑथेंटिसिटी नापी जाएगी यूजिंग QR कोड सिस्टम। उत्तम बीज पोर्टल के थ्रू उसके थीम पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ कोलैब करके पोर्टल डिजाइन किया, साथी पोर्टल। ठीक है। PPVFR 2006 का जो अथॉरिटी है वो इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल टू फार्मर्स। फूड स्टोरेज के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में लॉन्च किया गया अभी। ये पैक्स लेवल, लोकल लेवल गोडाउन्स बनाने की बात की जा रही है। शॉर्ट टर्म लेंडिंग में पैक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको क्रॉप लोन्स कहते हैं। इसमें कन्वर्जेंस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। टोटल मैनेजमेंट का प्रोडक्शन क्या है? 310 मिलियन का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग लगातार 2 सालों से। मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम करते हैं जनरली? गवर्नमेंट इम्पोज करता है, वैसे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑन फूड कम्युनिटीज के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ फूड कम्युनिटी एंड इम्पोज्ड एक्सपोर्ट टैक्सेस टू बूस्ट सप्लाईज विच हैव डेंटेड फार्मर्स इनकम्स। ठीक है। जिससे प्रॉब्लम, अब WPI क्या करता है? ये इन्फ्लेशन होलसेल लेवल पे जांचता है, और CPI जो है वो रिटेल लेवल पे देखता है। ठीक है। CPI में ज़्यादा वेटेज है फूड आइटम्स का, और जो WPI है वो गुड्स ओनली पे फोकस करता है, CPI गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पे। NFSO CPI निकालता है, और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री WPI निकालता है। ठीक है। 45% फूड एंड बेवरेजेस है। देन सेकंड कंपोनेंट क्या है? मिसलेनियस है। ठीक है। उसी में सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं। वीट इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि हीट वेव्स, अनसीजनल रेन्स और रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। 22 एसेंशियल कमोडिटी फॉर प्राइस मॉनिटरिंग, ये थोड़ी देखनी है। और प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उसके अंतर्गत है ये। ठीक है। इसमें फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट, आटा के लिए, पल्सेस, ग्राम, तूर, उड़द, मूंग, मसूर के लिए, एडिबल ऑयल में ग्राउंडनट, मस्टर्ड, वनस्पति, सोया एटसेट्रा के लिए, वेजिटेबल्स, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, दैट इज पॉट। अदर आइटम्स है शुगर, गुड़, मिल्क, टी, सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को प्राइस मॉनिटरिंग होते रहती है रेगुलरली। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत
सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एटसेट्रा को। ऑपरेशन ग्रीन लाई गई थी, ऑपरेशन ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ानी है, प्रोसेस करनी है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी ठीक करना था, मार्केट इंटेलिजेंस बढ़ाना था, प्राइस एस्टैब्लिशमेंट फंड वगैरह भी लॉन्च की गई थी। एक्वाकल्चर सेक्टर देखते हैं। फर्स्ट इन इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन फर्स्ट है, सेकंड है एक्वाकल्चर में, थर्ड जो है फिश प्रोडक्शन में, और फोर्थ है जो एक्सपोर्ट में है। ठीक है। पार्लियामेंट ने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया था। ये 2005 के एक्ट को अमेंड किया है। कोस्टल एक्वाकल्चर डिफाइन करता है एज रियरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ एनी स्टेजेस ऑफ फिश। इसमें क्रस्टेशियन है, मोलस्क है, फिन फिश है और सी वीड है, इवन थोड़े से प्लांट्स भी हैं, ये याद रखनी होगी। एक्ट प्रोहिबिट करता है कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटी इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एंड नो डेवलपमेंट जोन्स विद इन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। ठीक है। इनलैंड फिशरी की बात कर लेते हैं। इनलैंड फिशरी क्या है? हार्वेस्टिंग, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशेज जनरली इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर, पॉन्ड्स एटसेट्रा। इसमें दो मेथड है, कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइव स्टॉक सेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइव स्टॉक सेक्टर। ठीक है। इसने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाई है 750 करोड़ की। ये और एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रा डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत होगा। AHIEDF क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसको ये प्राइवेट कंपनीज को, MSMEs को, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को और सेक्शन 8 कंपनी को हेल्प करता है। काहे के लिए? तो डेयरी प्रोसेसिंग में, मीट प्रोसेसिंग में, एनिमल फीड प्लांट में, इस सारी चीजों में। अबाउट लाइव स्टॉक सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर एनिमल हस्बेंड्री स्टेट सब्जेक्ट है। 28 लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था। ठीक है। 4.8% लाइव स्टॉक बढ़े थे हमारे। मिल्क प्रोडक्शन में 22% का इंक्रीज था, उत्तर प्रदेश टॉप पे था, और मीट में उत्तर प्रदेश ही टॉप पे था, बाबा की नगरी। एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, वूल प्रोडक्शन में राजस्थान है, देन जम्मू एंड कश्मीर है। ये बात हमें याद रखनी होगी क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना हुई है तेलंगाना में अंडर एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है। चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगा, सेक्रेटरी बाई कॉमर्स मिनिस्ट्री, 4 मेंबर होंगे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष और फार्मास्यूटिकल्स के होंगे। ठीक है। इसे डिमांड इंक्रीज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, सारी चीजें हैं। नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। इसने सक्सेसफुली रेज किया 1041 करोड़ फॉर 5 ईयर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट एंटर करते हैं एग्रीमेंट विद सोशल सर्विस प्रोवाइडर सच एज NGO एंड इन्वेस्टर टू पे फॉर द डिलीवरी ऑफ प्री डिफाइंड सोशल आउटकम्स। पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफरेंट NGOs के साथ मिलकर हम वो चीज अचीव करेंगे। PCMC पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र, पुणे डिस्ट्रिक्ट, पहला MOU साइन किया है UNDP के साथ टू क्रिएट फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। B शिवरामन कमेटी 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ICAR इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR, ये स्टैब्लिश हुई थी 1971 में। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ डोनर्स दैट सपोर्ट 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स। जो भी फूड से रिलेटेड 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर उनका ग्रुप है ये। ठीक है। 5 इम्पैक्ट एरिया पे काम करता है, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी एटसेट्रा, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट, एनवायरमेंट और हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी पे। माइनिंग इंडस्ट्री की बात देख लेते हैं हम। अभी अमेंडमेंट की गई है माइनिंग एक्ट जो थी हमारी पहली की 1957 की, उसको 2015 में उसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया था और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाई गई थी। ये 5 सालों के लिए इशू की जाएगी। इसके लिए लाइसेंसिंग एक्सटेंड की जा सकती है 2 सालों के लिए। अभी 6 मिनरल को ओमिट किया गया है। 12 एटॉमिक मिनरल्स के जो सेक्शन 2 में था, पार्ट बी में था, उससे हटाया गया है। ठीक है। 6 कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम, जर्कोनियम। प्राइवेट सेक्टर भी अब माइन कर पाएंगे, उनको ओपन कर दिया गया है। पार्ट डी में फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट डी का फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड करता है क्रिटिकल मिनरल्स को, जैसे टंगस्टन, कैडमियम मिनरल्स, रेयर अर्थ ग्रुप एटसेट्रा। ठीक है। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इवन दो द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड कंडक्ट द ऑक्शन
बट जो लाइसेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, सप्लाई रिस्क होना चाहिए, वो क्रिटिकलिटी डिफाइन करता है। अभी 30 क्रिटिकल मिनरल डिफाइन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, ठीक है। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है, 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट में जो 15 लैंथेनाइड होते हैं जिनका 57 से 71 तक होता है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और वाइटीरियम एटॉमिक नंबर 39। ये लाइट और हेवी आरई में भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल एनर्जी पार्टनरशिप किया है हम लोगों ने, ठीक है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडिया ने ज्वाइन किया है। यूएस लेड कोलैबोरेशन है 14 कंट्रियों का, जो कैटलाइज करती है पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। एफसीआरआई इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अनवील किया था इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन्स को मेंटेन करने के लिए। अब ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है। इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एटसेट्रा में जो भी रिसोर्सेज है उसको माइन करने के लिए कंपोजिट लाइसेंस दी जाएगी एक साथ, ठीक है। 50 साल के लिए वैलिडिटी होगी। प्रोवाइड करेगा 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग राइट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू। माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स अभी भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज के लिए है। ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट होगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो मैनेज किया जाएगा, नॉन लैप्सेबल होगा। नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल NMEP के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको स्टैब्लिश कर रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जेनेसिस 1851 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत है अभी। रीजनल ऑफिस इसके दिल्ली में एक भी नहीं है, ये बात याद रखनी है। दिल्ली अगर HQ दे दे तो नहीं मानना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये SEZ 2005 के अंतर्गत बनी गई थी, सेक्शन 55 के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, ये सारी चीजें हैं। SEZ बहुत सारे स्टैब्लिश किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज में। इंडिया में अभी 276 है, मोर देन 250 अगर हम ऐसे याद करें तो। टोटल एक्सपोर्ट 155.8 बिलियन का 2022-23 में रहा था, यहाँ पे मेनली इसमें भी सर्विसेज ज्यादा थी, ठीक है। इनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, सारी चीजें मिलती हैं। एग्जाम्पशन होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह से, दूसरे लेवाई से इनको बचे हुए रहते हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज मिलती हैं इनको। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव अभी हम उसे एसेस कर रहे हैं कोर्स करेक्शन के लिए कुछ सेक्टर्स में, अभी 14 सेक्टर्स में लागू हुआ है। लगभग 1.97 लाख करोड़ यानी 2 लाख करोड़ के हिसाब किताब में है वो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। PLI फॉर IT हार्डवेयर स्कीम, IT हार्डवेयर के लिए PLI ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये मेटी ने लॉन्च किया है। इंडिया का शेयर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.2% से 3.75% हो गया है, ठीक है। 6 साल के लिए रहेगा। 17,000 करोड़ का बजटरी आउटले है। हर कंपनी को नेट इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में मिलेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स बनाने की मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। सपोर्ट 6 सालों के लिए है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विल बी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, मतलब मेटी के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन नोडल एजेंसी होगा भाई साहब। मार्केट साइज क्या अभी हमारा 64 बिलियन का 2026 तक हो जाएगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया हैज बिकम द हब ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन विद 2000 चिप्स बीइंग डिजाइन्ड पर ईयर, ठीक है। अभी ताइवान सबसे ज्यादा चिप्स बनाने में वर्ल्ड लीडर है। इंडिया ने इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील किया था यूएस के साथ। इंडिया ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च किया था। PLI स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर कंट्री इंडस्ट्री, सॉरी। नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल आई थी, इसको फार्मेसी एक्ट 1948 को अमेंड करने के लिए। इसमें नेशनल हेल्थ कोड को प्रमोट करने की बात कही जा रही है। हाई क्वालिटी फार्मेसी प्रोफेशनल को ट्रेन करने की बात की जा रही है। ग्रीवांस रिड्यूशल की बात है। ट्रांसपेरेंट असेसमेंट की बात है। हम थर्ड लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं हम, और 70% ऑफ WHO वैक्सीन हम ही प्रोड्यूस करते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टैट्यूटरी बॉडी है, फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत बनी हुई है। ये फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के अंतर्गत रह के काम करती है।
नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी, इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस में नेक्स्ट 25 ईयर्स में, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस मार्केट है, एशिया में चौथे नंबर पे हैं। इंफ्रा देखेंगे, डीपीआई देखेंगे, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड बनाएगी 2023 में G20 लीडर समिट के अंतर्गत। इसको इंडोर्स भी किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। GDPIR की बात कर रहे हैं हम, ये 54 DPIs फ्रॉम 16 कंट्रीज अदर देन इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको होल्ड कर रहा है। सोशल इम्पैक्ट फंड क्या है कि फास्टर DPI इम्प्लीमेंटेशन इन ग्लोबल साउथ के लिए किया गया है, नॉट फॉर ऑल कंट्रीज बट फॉर ग्लोबल साउथ, ठीक है। इंडिया ने प्लेस करी इनिशियल कमिटमेंट ऑफ 25 मिलियन USD टू SIF। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग थोड़ा सा दिया है, पॉज करके देखते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं हम उसकी, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है कि रिड्यूस करना लॉजिस्टिक कॉस्ट को ग्लोबल बेंचमार्क से 2030 तक, इम्प्रूव करना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग 25 कंट्री में आना है 2030 तक हमें। डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करनी है। लीड्स रिपोर्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनवील किया लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2023। इंडिया की रैंक अगर ऐसे देखें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का हाईलाइट आया है, ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए था। इसमें 16 मिनिस्ट्री का यूनिफाइड पोर्टल तैयार किया गया। 7 ग्रोथ इंजन की बात करते हैं, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं हम, इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हो गया है। ये ईस्टर्न वाला फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक है, वेस्टर्न वाला जी का फंड कर रहा है। ये रेलवे कॉरिडोर है जो कि हाई स्पीड हाई कैपेसिटी में सामान पहुंचाएगा। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है DFCCIL, ये होली ओन्ड एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर भी बनाई जा रही है, ठीक है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन दुहाई डिपो उत्तर प्रदेश तक गई शाहिबाबाद से। ये डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विसेज है कनेक्टिंग रीजनल नोड्स इन NCR, ठीक है। 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर तक जा सकता है। ये मेट्रो और इंडियन रेलवे से डिफरेंट ऐसे है कि ये रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगा फ्यूअर स्टॉप्स के साथ हाई स्पीड पे। NCRTC इम्प्लीमेंट कर रहा है RRTS इन NCR रीजन। NCRTC जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का। मोगा के अंतर्गत अभी ये काम कर रही है NCRTC। कोची वाटर मेट्रो मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया था। ये लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड की बैटरीज पे चलता है। रोल ऑफ फेरी सर्विसेज भी हैं, रो पैक भी हैं, रिवर क्रूज सिस्टम भी है जिसमें वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास फ्लैग ऑफ हुआ था, जो 27 रिवर सिस्टम में 3200 किलोमीटर क्रॉस करेगा। इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक जाने की बात कही थी उसमें। NCMC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने NCMC रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करी। ये चिप बेस्ड क्रेडिट कार्ड है जिसमें बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है। ये कार्ड यूटिलाइज करता है इंडिजीनियसली डेवलपमेंट पेमेंट इकोसिस्टम, जैसे NCMC कार्ड, ये रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड इसे देते हैं। स्वीकार स्वचालित किराया, ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है डेवलप्ड बाय CDEC, ठीक है। स्वागत स्वचालित गेट डेवलप्ड बाय BEL, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन को काम करता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज करती है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2037 लाया गया है। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज बना रहा है इसको। फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट हेल्ड हुआ था 2016 में और सेकंड 2021 में मुंबई में। 14 मेजर पोर्ट्स को कार्बन न्यूट्रल बनानी है हमें। ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स बनानी है पारादीप पोर्ट पे, दीनदयाल पोर्ट पे और VO चिदम्बरनार पोर्ट पे, ठीक है।
ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च करी है, हरित सागर इनिशिएटिव ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। ठीक है, इसमें हमें पोर्ट्स को ग्रीन बनाने की बात की गई है। अब हाइलाइट्स क्या क्या है इसके, 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स बाय रिन्यूएबल बाय 2030 एंड 90% बाय 2047, LNG बंकरिंग स्टेशन बाय 2030, ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI स्टैंडर्ड फॉलो करना है। रेलवे सेफ्टी इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया, तो US चाइना रशिया के बाद। एक मिनट, अब कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी देख लेते हैं सीधे। ये भी डिजिग्नेट किया गया कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी 1961। इसकी हेडक्वार्टर जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये काम करता है। LHB कोचेज जो हैं वो सेफ होते हैं देन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ओल्डर वर्जन से। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ज़्यादा कैपेसिटी है, लोअर हॉलेज कॉस्ट है, हायर स्पीड है, लो कोरोजन है, लो मेंटेनेंस है, हायर पैसेंजर कंफर्ट है, बेटर सेफ्टी है। कवच क्या है, ये ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसको कवच या आर्मर बुलाते थे हम, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है RDSO के द्वारा। ठीक है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसमें इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जारी किया है। 5 स्टार रेटिंग दे पाएंगे हम अपनी खुद की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के अंतर्गत। ये नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट, 8+1 गाड़ियों के लिए है, उतने तक ही कर रहा है। कंबशन इंजन व्हीकल्स एज वेल एज CNG इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सबके लिए है ये वॉलंटरी होगा। बेस वेरिएंट ऑफ मॉडल ऑफर्ड थ्रू रैंडम सैम्पलिंग यूज होगी। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैंडेट होगा जो इसको टेस्ट करेगा। ठीक है, डकार डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया 21 अफ्रीकन कंट्री के द्वारा। ये ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी है। फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया देख लेते हैं थोड़ा सा। 12 गवर्नमेंट ओन मेजर पोर्ट्स है विद 6 ऑन ईस्ट कोस्ट एंड 6 ऑन वेस्ट कोस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कहाँ पे कौन से पोर्ट्स हैं, पॉज करके। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो है कोलकाता, जिसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते हैं। मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है। कामराजार पोर्ट, इन्नौर पोर्ट पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है एज अ कंपनी। सागर मंथन डैशबोर्ड आया है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। सागर सेतु ऐप रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है। सागर उन्नति आया है फॉर मॉनिटरिंग ऑल मेजर पोर्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक टर्न अराउंड टाइम एटसेट्रा। सर्विसेज सेक्टर के बारे में देखेंगे। बीमा ट्रिनिटी लॉन्च की गई है एयरडाई के द्वारा। इसमें 3 चीजें, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। बीमा सुगम क्या है, इंटीग्रेटेड इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन टू वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, बीमा विस्तार क्या है, बंडल्ड रिस्क कवर, एक ही बीमा के अंतर्गत लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी और एक्सीडेंट सबको एक जगह लेके आ गए हैं ये। और डिफाइंड बेनिफिट्स फॉर ईच रिस्क, सबके लिए अलग अलग रिस्क के लिए अलग अलग बेनिफिट डिफाइन की जाएगी इसके अंतर्गत। बीमा वाहक जो है वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स है हर ग्राम सभा तक में। और 10th लार्जेस्ट मार्केट एंड ग्लोबली। हमारा इंश्योरेंस डेंसिटी 11.1% 2001 में था, अभी $91 है। ये रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू होल पॉपुलेशन है इंश्योरेंस डेंसिटी, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी से याद कर सकते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है। हेल्थ प्रोटेक्शन गैप 73% है अभी, और हेल्थ इंश्योरेंस में 31% पॉपुलेशन ही अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है। एविडा का जेनेसिस हुआ था स्टैट्यूटरी बॉडी एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एविडा एक्ट 1999। हैदराबाद तेलंगाना में इसकी ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए नया कैटेगरी लाया गया वीजा में फॉरेन नेशनल्स के लिए। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म में हम लोग 7th रैंक्ड हैं पूरे वर्ल्ड में। WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई थी गांधीनगर गुजरात में, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, इसका समिट का थीम था। गुजरात डिक्लेरेशन WHO ने निकाली थी। ONDC के बारे में देखेंगे। नेशनल भारत बिल पेमेंट ने लॉन्च किया है NOCS प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड
रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ट्रांजैक्शन। ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क है ये, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, सेंट्रल इंटरमीडियरी नहीं है। ये हेल्प करती है बिजनेस को डिजिटाइज करने में, बस ये एक ओपन नेटवर्क है बस। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये लॉन्च हुई है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान एनईपी देखते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नोटिफाई किया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 से लेकर 32 तक। राइजिंग एनर्जी डिमांड को देखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। कार्बन एमिशन को कम करना है। अभी देख लेते हैं कि इंस्टॉल कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। तो कोयला एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, फिर तीसरे पे गैस है, उसके बाद चौथे पे न्यूक्लियर है, पांचवे पे लिग्नाइट है, उसके बाद डीजल है। सारे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है सोलर, देन लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, देन विंड, देन बायोमास और फिर स्मॉल हाइड्रो। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट एंड ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन कंट्री। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के चार्जेस को वेव कर दिया गया है अगर वो बिजली आ रही है ऑफशोर विंड से, ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट से 25 साल के लिए वेवर मिली हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो प्रोड्यूस किया जाता है वाटर से यूजिंग आरई सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें वाटर से तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन अमोनिया डेरिवेटिव है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो यूज किया जाता है एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज वेक्टर्स, ठीक है। ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो कमीशन हुए हैं ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2032 उसको 25 साल तक वेवर मिला रहेगा। अदर इनिशिएटिव देख लेते हैं। मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज क्या होता है? रेफर करता है सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर इट बाइज एंड सेल बिड्स फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंज इन कंट्री विल बी एग्रीगेटेड एंड मैच्ड टू डिस्कवर अ यूनिफॉर्म पावर प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल 2023। न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिफंड एंड अदर सर्विसेज आर गिवन इन टाइम बाउंड मैनर में मिलेगा। Ministry of Power has now introduced Electricity Amendment Rule 2023 to bring following changes. Introduction of time of day tariff. अगर दिन में आपका पीक टाइम है तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। पावर टैरिफ टू बी 20% लेस ड्यूरिंग सोलर आवर्स। अगर सोलर आवर्स हैं उस टाइम पे आपका 20% कम लग जाएगा, क्योंकि आप प्रोबेबली अपनी बिजली उस टाइम पे बचा ले, या हो सकता है कहीं पे सोलर आवर्स में ज़्यादा लग जाए और नाइट आवर्स में कम लग जाए, और नाइट आवर्स के पीक टाइम में 10 से 20% ज़्यादा लग जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। पुष्प पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है, पावर डिस्कम कंपनीज के लिए है। वो इंडिकेट कर पाएंगे उनके सरप्लस पावर का पुष्प पोर्टल पे, सो दैट वो दूसरी जगह ट्रेड हो सके। नेशनल गैस ग्रिड। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा होता है। नेशनल गैस ग्रिड क्या है? ये 33,000 किलोमीटर का नेशनल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है पीएनजीआरबी के अंतर्गत। ये 2006 के एक्ट के अंतर्गत बना हुआ था। ये गैस एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया भी देखता है। बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप देख लेते हैं। सीएसआर की बात कर लेते हैं। उसमें इन कंपनीज को लगता है जिनका 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो, नेट वर्थ 500 करोड़ की हो और टर्नओवर 1000 करोड़ का हो, ठीक है। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2023 में ये एनुमरेटेड है सीएसआर। शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट इंडिकेट करता है कौन कौन सी एक्टिविटी में आप सीएसआर कर सकते हैं। मिनिमम 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का अमाउंट सीएसआर एक्टिविटीज में यूज होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसे देखती है, और नॉन कंप्लायंस ऑफ सीएसआर प्रोविजन विल हैव बीन नोटिफाइड एज सिविल रॉन्ग, ठीक है। और ये कुछ फंड्स में भी पैसे दे सकता है सीएसआर एक्सपेंडिचर, जैसे स्वच्छ भारत कोष में दे सकता है,
क्लीन गंगा फंड में दे सकता है, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में दे सकता है, पीएम केयर्स में दे सकता है। फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है, कंपनी एक्ट 2013, फिर सेबी एक्ट, ICAI, ICSI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इंडियन कंपनी डायरेक्टली लिस्ट हो सकती है इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर पे, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। अभी तत्काल तो लिस्टेड नहीं है लेकिन हो सकती है। सेंटर अमेंडेड कंपनी एक्ट अलाउइंग डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इंडियन कंपनीज कैन रेज मनी अब्रॉड थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अभी तक तो ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन अब लिस्टिंग कर लेंगे तो हम बाहर ट्रेड भी कर पाएंगे, बाहर के लिए भी IPO इशू कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है कि एमलगमेशन हो सकता है, मर्जर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है। अगर 2000 से ज़्यादा की वैल्यू का है तो 210 डे से रिड्यूस करके 150 दिन में ही अभी उसका अप्रूवल दे देना है। प्राइमा फेशी ओपिनियन 30 दिन के अंदर में दे देनी है। और एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ कार्टेल टू इंक्लूड हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। कार्टेल वो होती है जो एक साथ मिलके और प्राइस बढ़ाते घटाते हैं कंपनी, उनके ये अलग रेगुलेशन लेके आई गई है। और एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के लिए 3 साल के अंतर्गत आपको फाइल करनी पड़ेगी केस, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। कंपटीशन कमीशन जो है वो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत लॉन्च हुआ था, बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो नोडल मिनिस्ट्री है इसका, 2 से 6 मेंबर्स हो सकते हैं इसके। जन विश्वास अमेंडमेंट 2023 में आया था, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया इसको। डिक्रिमिनलाइज करता है 183 प्रोविजन अक्रॉस 42 लॉज एडमिनिस्टर्ड बाय 19 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कि इनकम टैक्स 1961 में ये अभी चैप्टर 10 में कंटेन्ड है, ठीक है। और ट्रांसफर प्राइसिंग होती है कि एक कंट्री अपने तरफ के प्राइसेस को कम कर देगा। जहाँ टैक्सेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे प्राइस ज़्यादा दिखा देगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो जहाँ टैक्सेशन ज़्यादा है वहाँ पे अगर प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम मिली, तो प्रॉफिट पे ही ना टैक्सेशन लगता है, तो वहाँ पे उन्हें बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरे सब्सिडरीज है जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्रीज है, वहाँ पे प्राइस को लो में बेच देगा और प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेगा। इसके लिए आर्म लेंथ प्रिंसिपल लगाई जाती है। द प्राइस ए कंपनी पेज टू परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड कंपनी एंटिटी should be same as if the two entities are unrelated। इसी को आर्म लेंथ बोलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में हमें 40th रैंक मिली है, वीपो के द्वारा रिलीज किया जाता है ये। स्विट्जरलैंड को रैंक 1 मिली हुई है। एक और होती है इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स, वो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। स्टार्टअप इन इंडिया, इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप टू बेनिफिट इंडिया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट रिलीज करी थी। DPIIT का रिकॉग्निशन जो है वो ग्रांट करता है टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 years टू स्टार्टअप। कंपनी की एज 10 साल होनी चाहिए, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी या LLP भी हो सकती है। एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम स्प्लिटिंग। और इनोवेशन और स्केलेबल होना चाहिए, मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर ली होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिफाइन करता है इसी तरीके से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं हम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा कि हम इसको सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। BIS इज नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया। BIS एक्ट 1986 के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ MOCA होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ MOCA होते हैं। एग्जिस्टिंग कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कंपलसरी ISI सर्टिफिकेशन देना ही पड़ता है, जैसे सीमेंट है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स है, फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोटिव एसेसरीज है, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें। BIS ने एक डेवलप किया था ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल मानक ऑनलाइन फॉर फॉरेन लाइसेंसेज, so which conformity to Indian standards can be easily checked। मतलब बाहर की जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कैसे इंडिया में अपने कंफर्मिटी को चेक कर पाएंगे।
जो ISI मार्क है ये BIS लॉन्च करता है फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा। एग मार्क जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी के लिए BIS ही करता है। वूल मार्क जो है वो 100% प्योर वूल है, उसके लिए सिग्निफाई करती है। इको मार्क जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट इसको BIS ही इशू करता है। FPO मार्क जो है इशूड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया ऑर्गेनिक जो है अपीडा रिलीज करता है। तो हेयर एंड आवर इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पार्ट 2 हमारा बचता है अपडेटेड पार्ट 1 का वो हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।